तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने आने वाले जो भी एग्ज़ाम आपने तय किए हैं उसके लिए आप बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और अपना बैंक में बेहतरीन तरीके से कार्य निष्पादन भी कर रहे होंगे। तो शानदार राज ओझा जी आ गए, देखिए, है ना। एक आधा घंटा तो जगना बनता है कि नहीं। रतन लाल जी नमस्कार कह रहे हैं, मतलब मेरी आवाज़ अब तक बेहतरीन तरीके से पहुंच रही है ना। तो ये शानदार हैं। आज के सेशन की शुरुआत हम लोग शानदार तरीके से करेंगे और आज जो है हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सीखेंगे। राज ओझा जी मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? एक थम्स अप कर दीजिए। वाह, ये तो राज ओझा जी एकदम सो के उठ गए हैं, इतना जगना तो बनता है। तो जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है वो भी पावत है, लेकिन सुबह पावत है वो, है ना। उसको भी मिलेगा बट वो सुबह मिलेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिस चुनौती भरे इंडस्ट्री में हम काम करते हैं वहाँ पर हमें जो है बहुत सारे एजुकेशन लेने होते हैं और जो एजुकेशन लेने होते हैं उसमें मैं 5 तरह के एजुकेशन की बात कर रहा हूँ कि इस धरती पर आए हैं तो मैं 5 तरह के एजुकेशन से हमेशा जुड़े होना चाहिए। एक तो होता है बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन जो आपकी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा जिससे कहते हैं, वहीं से संस्कार डेवलप होता है और आप एजुकेशन में कदम रखते हैं, तो एक बेसिक एजुकेशन। दूसरा होता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन जो आपके करियर निर्माण की ओर ले जाता है, मास्टर डिग्री चाहे आपका, ये हायर एजुकेशन की बात करते हैं। और तीसरा होता है टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन, पूरा टेक युग है, डिजिटल युग है, तो टेक्निकल एजुकेशन। और चौथा है प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन, आप जिस प्रोफेशन में हैं तो आपको क्या एजुकेशन चाहिए, वो प्रोफेशनल एजुकेशन। और पांचवा चीज होता है एक रेगुलर एजुकेशन। रेगुलर एजुकेशन, ठीक है। तो 5 एजुकेशन राज ओझा जी आप याद रखिएगा। पहला बेसिक एजुकेशन जो आपने ग्रहण कर लिया है, आपने हासिल कर लिया प्राथमिक शिक्षा दीक्षा। दूसरा जो है वो आपका हायर एजुकेशन, वो भी आपने हासिल कर लिया, हायर एजुकेशन या मास्टर एजुकेशन जिसको कहते हैं। और तीसरा टेक्निकल एजुकेशन, कुछ साथी उसको किए होंगे कुछ साथी नहीं किए होंगे। और चौथा जो है प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन में ये आता है, हम जो अभी सेशन की शुरुआत करने वाले हैं वो है JAIIB और CAIIB। मतलब जिस प्रोफेशन में आप हैं और उसके लिए कोई कोर्स बना है और उस कोर्स को आप कर रहे हैं तो होता है प्रोफेशनल एजुकेशन। और अगला चीज है वो है रेगुलर एजुकेशन। मतलब अभी जैसे राज ओझा जी प्रमोशन हो गए, मैनेजर बन गए, लेकिन फिर भी इस साल 1 साल के अंदर एक कोर्स करेंगे, है ना। ओझा जी वादा करिए, एक कोर्स करेंगे ना साल भर में। एक बोल रहा हूँ छोटा सा, एक बिल्कुल माइक्रो सर। फाइनेंस कर लिए, एक रूरल बैंकिंग कर लिए, कुछ भी कर लिए और खेलते खेलते कर लेंगे आप। अगर हमारे साथ हैं तो बहुत आसानी से कर लेंगे। बस उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आधा घंटा हमारे साथ जगना पड़ेगा, है ना। तो आपको जो है सरल तरीके से मैंने ये शुरुआत की है। आज हम लोग करेंगे JIB के यूनिट वाइज टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे और हफ्ते में जो है 3 जो है क्लासेस हम JIB के लिए करेंगे और 2 क्लासेस जो है प्रमोशन एग्जाम के लिए करेंगे, क्योंकि प्रमोशन एग्जाम के लिए मैक्सिमम क्लासेस जो हैं हो चुके हैं। तो आप सभी तैयार हैं? जरा चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें, क्योंकि अभी हमारे साथी कोई नमस्कार कह रहे हैं, मुकेश जी, शबाना मलिक जी नमस्कार कह रहे हैं। हम लोग जो है जरा बातचीत करते करते पढ़ते हैं, अच्छा लगता है ना। JIB का रजिस्ट्रेशन पोस्टपोन्ड कर दिया है सर, बहुत बढ़िया, है ना। आप लोग बिल्कुल ऐसे इन्फॉर्मेशन वगैरह साझा करते रहिएगा। तो जैसे कुछ तेज चैनल में जैसे इन्फॉर्मेशन आता है ना, ऐसे ही आप लोग इन्फॉर्म करते रहेगा। JIB का रजिस्ट्रेशन पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन हमें अपनी तैयारी पोस्टपोन नहीं करनी है। हमें हम अपनी तैयारी, सर हाँ जी, सर इसी दिन का मैं राह देख रहा था कि आप कब जेआईबी पढ़ाएंगे, क्योंकि आपकी आवाज से भी पढ़ना चाहता हूँ। क्या बात है। तो बिल्कुल तैयार रहिए, अब हम लोग लगातार JIB पढ़ेंगे, फिर जब JIB कंप्लीट हो जाएगा तो फिर CIB करेंगे, फिर उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक और करेंगे। तो आज हम लोग जो है JIB के जो 3 पेपर होते हैं
पुराने कोर्स को देख लें, क्योंकि नया जो डिज़ाइन किया हुआ कोर्स भी आएगा तो भी सारी तैयारियां करेंगे। और चूंकि इसका रजिस्ट्रेशन अभी पोस्टपोन्ड हो गया है, फर्दर नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग जरा अपडेट रहिएगा और मैं भी आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा। तो 3 तरह के पेपर्स में, वैसे तो देखा जाए अगर जो भी साथी मेरे साथ 1 साल तक पढ़े होंगे वो जेआईबी ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर की थोड़ी तैयारी कर लेंगे तो जेआईबी के पेपर निकल सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग जेआईबी जो है थोड़ा थॉरोली पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक वाइज माइन्यूटली पढ़ेंगे, जिससे कि आपका जो मूलभूत जानकारी है और जो न्यू है वो बेहतर तरह हो सके और यकीन मानिए आपको ज़बरदस्त महसूस होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिस सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं 365 दिन 24/7, उस सिस्टम को जानना बहुत ज़रूरी है। और आइए शुरुआत करते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को जानने के लिए। ये है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। व्हाट इज ए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम? फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? ये देखिए, ये रुपया है, यही है पूरा फाइनेंस, है ना ओझा जी? पूरा एक अक्षर में आपको फाइनेंशियल सिस्टम समझ में आ गया ना, है ना? ये जो पीछे चित्र दिख रहा है रुपया, यही है पूरा फाइनेंस। इसी को ही मैनेज करना पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है। मतलब हमारा पूरा काम, ये जो आर है ना, आर रुपया, इसमें स्क्रू, ये देखो छोटा दिख रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा है ये रुपया। तो इस रुपये को जो है सेट करना, इस रुपये को कहाँ जा रहा है, इसकी गाड़ी कहाँ तक जाएगी, कैसे आएगी, इसको जो है हमें मैनेज करना, ये फाइनेंशियल सिस्टम का जो है काम है। तो फाइनेंशियल सिस्टम को अगर जाने तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? जो मैंने पीछे रुपया दिखा, वो रुपया के स्ट्रक्चर को सही तरीके से स्थापित करना फाइनेंशियल सिस्टम है। क्या है फाइनेंशियल सिस्टम? क्या है? ये जो रुपया है ना, इस रुपया को सही जगह स्थापित करना और उसको मजबूती पैदा करना और इसके साथ देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना, ये फाइनेंशियल सिस्टम का काम है। तो फाइनेंशियल सिस्टम का काम क्या है? A financial system means the structure that is available in an economy to mobilize the capital from various surplus sector of the economy and allocate and distribute the same to various needy sector। आप समझ लो, एक जगह पैसा है, एक जगह पैसे की जरूरत है, एक जगह सरप्लस है और एक जगह पैसा नहीं है, वहां जरूरत है। तो फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या है? जहां पर पैसा सरप्लस है वहां से पैसा शिफ्ट करते हुए जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना फाइनेंशियल सिस्टम है ना? जबरदस्त बात है ना? तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा ढांचा है कि जहां पर अर्थव्यवस्था में जो पूंजी है सरप्लस में है, उसी पूंजी को ऐसे लोगों तक विस्तारित करना जिनको जरूरत है, ये फाइनेंशियल सिस्टम है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और हमारे चरण जी क्या बोलते हैं, 1+ आपका चरण स्पर्श। अच्छा, बिल्कुल नमस्कार। चरण स्पर्श नहीं, बिल्कुल आप सभी का अभिवादन है। चलिए बहुत बढ़िया। श्रीकांत जी कुछ चॉकलेट वॉकलेट भेज रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल सिस्टम की बात कर रहे थे। फाइनेंशियल सिस्टम बहुत सरल है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है फाइनेंशियल सिस्टम जहां से इकोनॉमी में अगर कहीं सरप्लस पैसा है तो उस पैसे को जो है नीडी एरिया में शिफ्ट करना फाइनेंशियल सिस्टम है। एक बार और फिर से रिपीट कर देते हैं। एक फाइनेंशियल सिस्टम मीन्स द स्ट्रक्चर दैट इज अवेलेबल इन एन इकोनॉमी टू मोबिलाइज द कैपिटल फ्रॉम वेरियस सरप्लस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नीडी सेक्टर। तो फाइनेंशियल सिस्टम का काम क्या है? एक जगह सरप्लस पैसा है, उस सरप्लस पैसे को नीडी एरिया में, डेफिशिएट एरिया में शिफ्ट करना जो है फाइनेंशियल सिस्टम है। अब फाइनेंशियल सिस्टम जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें रोल क्या होता है? रोल देखिए, फाइनेंशियल सिस्टम में जो फाइनेंशियल सिस्टम में ये रोल है, यहाँ पर सरप्लस पैसा है तो यहाँ पर सरप्लस पैसा मतलब जो सेविंग है, सेविंग को जो है इन्वेस्टमेंट या कंजम्पशन में ट्रांसफॉर्म करना, ये फाइनेंशियल सिस्टम का एक रोल प्ले है। एज ए फाइनेंशियल सिस्टम मैंने जैसे बताया कि सरप्लस जहां पर है इकोनॉमी में, जहां पर कैपिटल सरप्लस है, उसको नीडी एरिया में जहां पर डेफिशिएट है वहां
उस कैपिटल को पहुंचाना ये फाइनेंशियल सिस्टम का काम है। तो फाइनेंशियल सिस्टम को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम इज ए रोल प्लेड बाय द फाइनेंशियल सिस्टम प्लेयर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन इज फैसिलिटेटेड बाय द फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम का रोल क्या है कि जहां पर सेविंग है उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन में जो है ट्रांसफॉर्म करना, ये फाइनेंशियल सिस्टम का रोल प्ले है। तो हम फैसिलिटेट करते हैं। बैंकों का मुख्य काम क्या है? पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करना। तो पब्लिक पैसा दे रहा है मतलब उसके पास सरप्लस है और उसी को लोन के रूप में लोगों को विस्थापित करना। इसका मतलब क्या है? क्योंकि जरूरतमंद लोगों को नीड है, उनका इन्वेस्टमेंट है, उनका कंजम्पशन के लिए उनको प्रोवाइड करना, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम होता है ना। सरल बात ओझा जी, एकदम क्लियर बात है ना? बेसिक बात है, एकदम बेसिक बात है, लेकिन इस बेसिक बात को भी समझना बहुत जरूरी है। आप सभी जानते हैं, लेकिन हम आनंद लेते हैं इस चीज का कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है, एक सरप्लस एरिया से जो कैपिटल है उसको डेफिशिएंट एरिया में विस्तारित करना फाइनेंशियल सिस्टम का रोल है। अच्छा, ये जो प्रोसेस ऑफ जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल नीड और डिमांड। ये नीड और डिमांड पे डिपेंड करता है कि वो इन्वेस्टर होगा कि स्पेंडर होगा, खर्च करने वाला होगा कि इन्वेस्टर होगा। तो जो पैसा है, ये देखिए, पैसा जो चक्र है, अर्थ का जो चक्र है, एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचाना, ये फाइनेंशियल सिस्टम का बड़ा रोल है। और इस फाइनेंशियल सिस्टम के तहत जो मुद्रा है, जो कैपिटल है, सरप्लस एरिया से डेफिशिएंट एरिया में पहुंचाना, फिर जहां सरप्लस होगा वहां से फिर डेफिशिएंट एरिया में पहुंचाना, ये चक्र जो है चलाना, ये फाइनेंशियल सिस्टम का एक बड़ा रोल प्ले है। और ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल नीड्स एंड डिमांड बाय द इन्वेस्टर एंड स्पेंडर। तो इन्वेस्टर का नीड है और स्पेंडर जो खर्च करने वाले हैं, कंजम्पशन है, उनके आधार पर ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि सेविंग को जो है आप इन्वेस्टर और कंजम्पशन में ट्रांसफर करते हैं। अब इसके लिए क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम काम करता है। फाइनेंशियल सिस्टम काम करता है, ये देखिए आ गए है ना राजेश मीना जी। तो अब राजेश मीना जी को दिखा रहे हैं, ये देखिए बुलडोजर वाले बाबा आ गए ना, है ना राज ओझा जी, ये देखिए बुलडोजर पीछे दिख रहा है ना। तो यूपी में का बा बुलडोजर बाबा, तो ये बुलडोजर बाबा हो आप लोग सब, क्या हो? ये बुलडोजर बाबा हो। मतलब आप रुपया पैसा इकट्ठा करके बुलडोजर में सबको इकट्ठा करते हैं और कहाँ डालते हैं? बुलडोजर क्या करता है ओझा जी? गड्ढा वड्ढा भर के समतल कर देता है ना, समतल कर देता है, बढ़िया सा उसको आधारभूत तरीके से स्ट्रक्चर बना देता है। पैसा खरीदना या पैसे को बेचना, है ना, बहुत बढ़िया। तो ये बुलडोजर बाबा क्या करता है कि समतल कर देता है, जहां पर पैसा ज्यादा है वहां से धकेल देता है और जहां कम है वहां पर दे देता है। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम है। तो इस फाइनेंशियल सिस्टम को चलाने के लिए आपके पास तीन तरह की अथॉरिटी हैं। तीन तरह की अथॉरिटी है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में। पहला है सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी, एक ऐसा है जो सेंट्रल बैंक के अथॉरिटी के तौर पे काम करता है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी ये काम करता है। और दूसरा है कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी। कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जहां पर जो सेबी उसको कंट्रोल करता है। और एक होता है इंश्योरेंस एंड पेंशन रेगुलेटर, इंश्योरेंस एंड पेंशन रेगुलेटर, जिसको IRDA इसको रेगुलेट करता है। तो ये तीन तरह के फाइनेंशियल सिस्टम है। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं? JIB के पेपर 1 की शुरुआत आज शानदार तरीके से हमारे शानदार साथियों के साथ की गई है। और ये सेशन मैं आप लोगों को लिंक दूंगा, थोड़ा सा अपने और भी साथियों को जरा ये आप साझा करिएगा, ताकि हमारे साथ लोग जुड़ सकें और हम लोग बेहतरीन तरीके से और अच्छे से पढ़ सकें। क्योंकि ये जो है समय की मांग है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हम लोग यहाँ पर गेन करेंगे। और JIB, यकीन मानिए, अगर JIB के सारे, एक होता है एग्जाम पास करना और दूसरा एक होता है पढ़ना और उसका आनंद अनुभव करना, दोनों में बहुत अंतर है। तो जब हम सारे सेशंस करेंगे तो आप लोग देखिएगा छोटी सी छोटी चीज़ों को आप कितने बेहतरीन तरीके से अपने मन मस्तिष्क में उतार पाएंगे। तो हम लोग समझे फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम किस तरह से काम करता है। अब आता है फाइनेंशियल सिस्टम के जो है अथॉरिटी कौन कौन से हैं। तो एक होता है सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी, और एक होता है कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और एक होता है इंश्योरेंस एंड पेंशन रेगुलेटर। ये तीन तरह के फाइनेंशियल मार्केट के प्लेयर हैं।
और इनकी कंट्रोलिंग और रेगुलेटरी अथॉरिटी है। आइए अब एक एक करके समझते हैं। अब होता है एक सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी, है ना, सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी, जिस फाइनेंशियल सिस्टम का आप हिस्सा हैं। फाइनेंशियल सिस्टम का मुख्य काम क्या है? जहां पर पूंजी सरप्लस है वहां से पूंजी को विस्तारित करना जरूरतमंद लोगों को जहां पर डेफिशिएट है। अब इसके लिए 3 प्लेयर काम करते हैं, सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी, कैपिटल मार्केट अथॉरिटी और पेंशन एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है, रेगुलेटर है। अब ये सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी का जो काम है, का जो रोल प्ले है सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी, और इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है, जरा टाइप करके यहाँ पर मेरे होनहार साथी नाम लिख दीजिए कि इंडिया में अगर सेंट्रल बैंक की बात करें, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करेंगे तो क्या होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वैसे तो और भी एक्ट के माध्यम से हम लोग डिटेल रूप से पढ़ेंगे, लेकिन इंडिया में सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अब इस आरबीआई का जो काम है वो है मॉनेटरी कंट्रोल। क्या है? मुद्रा प्रबंधन, मौद्रिक प्रबंधन जिसको बोलते हैं ना। तो मॉनेटरी कंट्रोल कि जो रुपया है, जो मैंने पहले स्लाइड में दिखाया था, रुपया का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बेहतरीन तरीके से सीना चौड़ा करके 56 इंच का सीना चौड़ा करके खड़े रहे, उसके लिए मॉनेटरी कंट्रोल का काम करती है सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी। तो पहला क्या कि मौद्रिक जो प्रबंधन है रुपया का वो करती है। दूसरा है सुपरविजन, सुपरविजन निगरानी, ऐसे प्लेयर जो मनी का जो बैंकिंग का काम करते हैं, जहां से पैसा जो है रोटेट होता है, उनका सुपरविजन करना। तो पहला काम होता है मॉनेटरी कंट्रोल, दूसरा होता है सुपरविजन, और तीसरा होता है मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट। तो गवर्नमेंट के जो डेट हैं, गवर्नमेंट के जो उधारी हैं उसको मैनेज करना, गवर्नमेंट के जो डेट हैं, गवर्नमेंट की जो देनदारी है उसको मैनेज करना। और तीसरा है बैंकर टू गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का बैंकर, गवर्नमेंट के पास कोई जो है पैसा मांगने के लिए आते हैं, कोई कुछ बैंकिंग करने के लिए आते हैं, तो उसका बैंकर का काम करना। और तीसरा लेंडर टू लास्ट रिसोर्ट टू द बैंक्स, बैंकों को जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो किसके पास जाएंगे? सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। और एक है जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं, जो मार्केट में रुपए के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चलते हैं उनको जो है रेगुलेट करना, तो ये सेंट्रल बैंक अथॉरिटी का काम है। तो कई बार हम लोग नॉर्मल सेशन में भी, अभी प्रमोशन एग्जाम में भी ये सवाल आया था कि मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है ना। तो वहां पर कौन रेगुलेट करेगा? सेंट्रल बैंक अथॉरिटी रेगुलेट करेगा, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। तो मनी मार्केट जो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट हैं उनको रेगुलेट करेगा सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक के क्या क्या काम हुए? मॉनेटरी कंट्रोल, इसीलिए उन्होंने मॉनेटरी कंट्रोल के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की गठन की गई है, जिसको एक साल में 6 बार बैठक होती है ना राजेश जी? कितने बार बैठक होती है? 6 बार बैठक होती है। हर दूसरे महीने ये बैठते हैं, हर दूसरे महीने ये बैठक होती है। तो मॉनेटरी कंट्रोल के लिए ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी है, जो डिसाइड करती है कि जो मुद्रास्फीति को किस तरह से नियंत्रित किया जाए, पैसा जो है सरप्लस से डेफिशिएट की ओर जाने के लिए कौन कौन से कंट्रोल हमें करने हैं, कौन कौन से रिजर्व रेट्स, कौन कौन से आपको रेट्स डिसाइड करने हैं ताकि इस पर कंट्रोल किया जा सके। अगर बाजार में ज़्यादा पैसा देना है तो कौन सा रेट करना है, ये सारी चीज़ें जो है मॉनेटरी कंट्रोल में आती है। दूसरा सुपरविजन, जो मार्केट में प्लेयर हैं उनको निगरानी रखना कि कोई नियम से बाहर काम कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, उनको जो कंडीशन कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंप्लायंस सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, रिजर्व बैंक की गाइडलाइन को, रिजर्व बैंक की गाइडलाइन को सही तरीके से मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, ये तमाम चीज़ों को जो है वो क्या करेंगे? ये सुपरविजन करेंगे। और दूसरा मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेट, जो सरकार की देनदारी है, सरकार की देनदारी को मैनेज करेंगे। फिर गवर्नमेंट का एक बैंकर के रोल पे काम करेंगे, और बैंकों के लिए एक लास्ट रिजॉर्ट फॉर लेंडर, जो बैंकों को जब पैसे की जरूरत होगी तो उनको पैसे प्रोवाइड कराएंगे, और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करेंगे। तो ये सेंट्रल बैंक जो रिजर्व बैंक के इसके रोल प्ले हैं। अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट अथॉरिटी, कैपिटल मार्केट अथॉरिटी। तो जो कैपिटल मार्केट है, जो कैपिटल मार्केट में यहाँ पर मनी मार्केट एंड डेब्ट मार्केट, जो इक्विटी मार्केट एंड डेब्ट मार्केट है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको
सेबी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें जो मूलभूत दो काम है वो है इक्विटी मार्केट और एक है डेट मार्केट। तो इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट और उस मार्केट का सुपरविजन और कंट्रोल, तो ये दो चीजें जो हैं, सुपरविजन एंड कंट्रोल और इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट। डिटेल में हम लोग आने वाले सेशंस में एक एक वर्ड पे हम लोग एक एक लेक्चर लाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं। आज जो आपके सिलेबस के हिसाब से है वो आप चीजों का आनंद लेते चलिए। तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी में क्या देखेंगे, इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट और मार्केट सुपरविजन एंड कंट्रोल। अब एक आता है इंश्योरेंस एंड पेंशन रेगुलेटर। तो इंश्योरेंस एंड पेंशन रेगुलेटर में जो आपका IRDA है, IRDA इसका रेगुलेटर है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर रनिंग इंश्योरेंस बिजनेस, जो इंश्योरेंस बिजनेस मार्केट में रन हो रहे हैं उनके क्या नियम होने चाहिए, क्या अधिनियम होने चाहिए, इन सब के जो रेगुलेटर हैं वो डिसाइड किए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। दूसरा, सुपरविजन ओवर ऑल इंश्योरेंस कंपनी, सभी इंश्योरेंस कंपनियों पे सुपरविजन, निगरानी किस तरह से रखी जाए, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, उन पर सुपरविजन रखा जाएगा इस रेगुलेटर के द्वारा। और उनकी रेगुलेशन, प्राइसिंग, इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी क्या होगा, ये नीति निर्धारण जो है रेगुलेटर के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ उनके जो ब्रोकर्स होते हैं, उनके जो कमीशंस होते हैं, एजेंसीज होते हैं, इंडिविजुअल हो चाहे बैंक हो, उनको कमीशन कितना मिलेगा, उनका रेगुलेशन कैसे होगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये तमाम चीजें जो हैं रेगुलेटर डिसाइड करते हैं। तो अभी तक हम तीन चीजें पढ़े। पहला कि फाइनेंशियल जो मार्क सिस्टम है वो क्या है। फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां सरप्लस पैसा है उसको, जहां पर डेफिशिएट है पैसे की, जहां जरूरत है, नीडी सेक्टर है, वहां पहुंचाना। और एक ट्रांसफॉर्मेशन है सेविंग को कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में चेंज करना। एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है इंडियन सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम का जो है मूलभूत काम है, रोल प्ले है। और इसके लिए तीन अथॉरिटी हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी। एक होता है सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी, दूसरा होता है आपका जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटरिंग अथॉरिटी होता है, और तीसरा होता है इंश्योरेंस एंड पेंशन रेगुलेटर्स होते हैं। तो ये तीन अथॉरिटी हैं। तो सेंट्रल बैंकिंग का काम है जो मॉनेटरी पॉलिसी एंड सुपरविजन होता है, और कैपिटल मार्केट का जो होता है इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट और उसका सुपरविजन। और इंश्योरेंस और पेंशन रेगुलेटर का काम होता है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंश्योरेंस बिजनेस एंड सुपरविजन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, also regulating the insurance brokering including agency commission both individual and banks, ये काम होता है। अब बात करते हैं पेंशन। पेंशन जो है, पेंशन के लिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है PFRDA, ये इसका काम क्या है, फ्रेमिंग रूल्स फॉर पेंशन फंड, पेंशन फंड के लिए रूल्स बनाना और उसको रेगुलेट करना। तो ऐसा फ्रेमिंग रूल्स फॉर पेंशन फंड एंड रेगुलेटिंग ऑल पेंशन फंड, जो भी पेंशन फंड है उनके लिए रूल्स बनाना और उसको रेगुलेट करना, उनको नियंत्रित करना, उनकी निगरानी करना, उनका सुपरविजन करना, और अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको दंड देना, उसको कंट्रोल करना, ये सारी रेगुलेटिंग अथॉरिटी का काम है। चलिए, अब जो सेंट्रल बैंक सुपरविजन करेगा, सेंट्रल बैंक जो सुपरविजन करेगा, और सेंट्रल बैंक की जहां बात होती है वहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात होती है। तो सेंट्रल बैंक भारत का जो है रिजर्व बैंक है, और वो सारे बैंकों पे और किस पर जो है सुपरविजन करता है वो आप देख लीजिए। जो सेंट्रल बैंक है वो सुपरविजन करता है कॉमर्शियल बैंक। किसको करता है, कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक और ये सारे बैंकों के बारे में डिटेल अगले सेशन में आप पढ़ेंगे कि कॉमर्शियल बैंक किसे कहते हैं। वैसे कॉमर्शियल बैंक में जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, प्राइवेट बैंक्स हो गए, फॉरेन बैंक्स हो गए, ये कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं। तो अभी क्या है, सिर्फ आप हेडिंग वगैरह वो पढ़ लीजिए, बाद में एक एक बैंक के बारे में डेफिनेशन, उनके एक्टिविटी के बारे में और उनके कैपिटल के बारे में, वो क्या क्या उनके राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटी हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, उसके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे। तो सेंट्रल बैंक जो है सुपरविजन करता है कॉमर्शियल बैंक पर, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज पर, प्राइमरी डीलर्स पर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर, कोऑपरेटिव बैंक्स, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सुपरविजन करती है।
तो ऐसे में सवाल भी आता है कि कॉमर्शियल बैंक है उनका सुपरविजन कौन करता है, वहां देगा सेबी, पीएफआरडीए, आरडीए एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में टिक लगा सकते हैं। प्राइमरी डीलर्स, ये सवाल आया भी था कि प्राइमरी डीलर्स आर प्राइमरी द एक्टिविटी या प्राइमरी डीलर्स आर सुपरवाइज्ड बाय व्हिच रेगुलेटिंग अथॉरिटी, ऐसा करके आया था। तो कई साथी गलत भी कर दिए थे, उसको सेबी लिख दिए थे। तो ये रिजर्व बैंक इसको सुपरविजन करता है। तो आप देखिए सेंट्रल बैंक सुपरविजन किसको करता है, ओवर कॉमर्शियल बैंक, एनबीएफसी, प्राइमरी डीलर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव बैंक्स, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये सभी को जो है आपका सेंट्रल बैंक, जिसको भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, ये इसको सुपरविजन करता है। अब जो रेगुलेटरी मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है, रेगुलेटरी मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है, इसको भी सुपरविजन कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अब ये जो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है, जो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि मौद्रिक नीतियों का निर्धारण किया जाता है और इन मौद्रिक नीतियों के आधार पर देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से रेशियो हैं, तो इसमें दो तरह के रेशियो होते हैं, एक होता है रिजर्व रेशियो और एक होता है पॉलिसी रेशियो। तो यहाँ पर पहले दो रेशियो जो हैं वो रिजर्व रेशियो हैं, जैसे सीआरआर और एसएलआर। बैंकों के लिए ये रिजर्व रेशियो है और बाकी बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, ये क्या है, पॉलिसी रेशियो हैं। तो रेगुलेटरी मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट सीआरआर, जिसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, एसएलआर, जिसको स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, ये दो रिजर्व रेशियो हैं। और कैश रिजर्व रेशियो एक ऐसा रेशियो है जहां पर बैंकों को उनके नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक के पास कैश के रूप में रखना पड़ता है, इसलिए उसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। और एक होता है एसएलआर, एसएलआर होता है स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो, जहां पर रिजर्व बैंक जो है कहता है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में या गोल्ड के रूप में कुछ हिस्सा बैंकों की नेट डिमांड लायबिलिटी का कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रख दो, उसको बोलते हैं एसएलआर। फिर बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ, ये जो है आपका पॉलिसी रेशियो है। बैंक रेट वह दर है जहां पर रिजर्व बैंक जो है बैंकों को उधार पर जो है पैसे प्रदान करती है। रेपो रेट, जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास रखते हैं और उस आधार पर वो पैसे प्राप्त करते हैं, उसको रेपो रेट कहते हैं। और इस वादे के साथ कि समय रहते उसको वो लौटा देंगे। दूसरा रिवर्स रेट, जब आरबीआई जो है पैसे लेती है बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट, तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वैसे वो डिटेल में हम सेशन में आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको छोटा सा हिंट दे रहा हूँ। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जब बैंकों को कोई लिक्विडिटी क्रंच होता है, मान लीजिए एसएलआर मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, अल्प अवधि के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए जो पैसा उठाते हैं रिजर्व बैंक से, उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये जो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट हैं, इनका नीति निर्धारण जो करना है, ये रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी का काम है। अब आता है कैपिटल मार्केट सुपरविजन। कैपिटल मार्केट सुपरविजन, इस सुपरविजन में क्या क्या चीजें सुपरवाइज की जाती हैं, देखो। कैपिटल मार्केट सुपरविजन ओवर स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज की जो एक्टिविटी है उसको सुपरविजन किया जाएगा। ब्रोकर्स, जो शेयर ब्रोकर्स होंगे, इक्विटी के ब्रोकर्स होंगे, उनको जो है निगरानी रखी जाएगी। इक्विटी एंड डेप्ट रेजर्स, जो इन्वेस्टर हैं उनको, रेजर्स हैं उनको ध्यान दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर जिनका काम ही है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, जो हम लोग बैंकर हैं सेवा प्रदाता, लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं वो क्या करेंगे, लोगों के पैसे को इकट्ठा करके वो क्या करते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। मर्चेंट बैंकर भी जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, वो पब्लिक का पैसा उठाते हैं, उसको शेयर मार्केट में डालते हैं, फिर उनका जो है उनको वो जिस तरह से उन्होंने डिसाइड किया उनको जो उनका रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं अपना एक्सपेंडिचर वगैरह काट के। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो विदेशी वित्तीय जो संस्थाएं हैं वो इन्वेस्ट करती हैं। कस्टोडियंस, डिपोजिटरीज,
म्यूचुअल फंड, लिस्टेड कंपनी, सर्विस प्रोवाइडेड टू कैपिटल मार्केट लाइक रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये जो है सुपरविजन किया जाता है पूरा पूरा शेयर मार्केट का सेबी के लिए। तो ये सुपरविजन किया जाता है सेबी के द्वारा। और एक होता है फाइनेंशियल मार्केट, जो फाइनेंशियल मार्केट जिसको मनी मार्केट, डेट मार्केट और फॉरेक्स मार्केट और कैपिटल मार्केट कहते हैं। अब ये जो मनी मार्केट होता है, फाइनेंशियल जो मार्केट होते हैं हमारे, क्योंकि अभी जो फाइनेंशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? सरप्लस पैसा उसको डेफिशिएट की जगह ले जाना है। जहां पर पैसा सरप्लस है, फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, उसमें उसको चक्री लगाता है और उसको डेफिशिएट पैसे की ओर ले जाता है। उसके जो हम सिस्टम है, कौन कौन से? सेंट्रल बैंक रेगुलेटरी अथॉरिटी, फिर आपका आता है कैपिटल मार्केट अथॉरिटी, फिर आता है आपका पेंशन एंड इंश्योरेंस मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो इनके माध्यम से जो इंस्ट्रूमेंट रन होते हैं, उनमें आपके फाइनेंशियल मार्केट क्या है, मतलब आपके बाजार क्या हैं? वो बाजार है मनी मार्केट, डेट मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कैपिटल मार्केट। तो ये 4 तरह के फाइनेंशियल मार्केट हैं, है ना? जैसे गोल बाजार, चांदनी चौक बाजार, क्या क्या बाजार आता है ना, वैसे टाइप का ये बाजार है। तो मनी मार्केट, डेट मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं मनी मार्केट में, वो होते हैं कॉल मनी। कॉल मनी जो एक दिन के लिए पैसा चाहिए तो कॉल मनी, है ना? नोटिस मनी जो आपका 2 दिन से ऊपर के लिए पैसा चाहिए तो इसको नोटिस मार्केट, नोटिस मनी। और 14 दिन से ज़्यादा चाहिए तो फिर वो टर्म मनी। तो ये जो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल्स, तो ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं। और इन सभी इंस्ट्रूमेंट पर हम लोग डिटेल पर भी आने वाले सेशंस में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ ये फाइनेंशियल सिस्टम को जानने के लिए ये पहला टॉपिक है, जिसमें हम लोग फाइनेंशियल मार्केट को जान रहे हैं, जिसमें 4 तरह के मार्केट हैं: मनी मार्केट, डेट मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो जो मनी मार्केट में है, इसमें कॉल मनी, नोटिस मनी, ट्रेजरी बिल्स, टर्म मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर एंड कॉमर्शियल बिल आते हैं। अब ये जहाँ पर डेट मार्केट की बात होती है, डेट मार्केट में क्या होते हैं? ये 2 तरह के होते हैं, एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी डेट होते हैं और एक होता है बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो होते हैं उसमें भी 2 होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और एक स्टेट गवर्नमेंट होगा। और बॉन्ड्स में ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बॉन्ड होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं वो बॉन्ड जारी करते हैं। दूसरा होता है पीएसयू बॉन्ड, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं वो बॉन्ड जारी करते हैं। और तीसरा होता है जो कॉरपोरेट सिक्योरिटी हैं, जो कॉरपोरेट हैं वो सिक्योरिटी रिलीज करते हैं, तो ये बॉन्ड होते हैं। तो ये डेट मार्केट है। फिर फॉरेक्स मार्केट, जो फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े हुए जो ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं उनमें, वो फॉरेक्स मार्केट। और कैपिटल मार्केट, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, है ना, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर्स और ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैपिटल मार्केट हैं। तो ये जो आज हम लोग पढ़े हैं, ये सेशन में जो हम देखे होंगे, इस सेशन में हम लोग ये जान पाए कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक ओवरव्यू क्या है और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है किस तरीके से काम करता है, हम लोग ये जान पाए। थोड़ा सा एक हल्का सा रिवीजन एक एक मतलब 1 या 1.5 मिनट के अंदर हम देते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम में हम किन किन चीज़ों को जो है पढ़ पाए हैं। कि फाइनेंशियल सिस्टम का जो आज के सेशन में हम लोग पढ़े हैं, और ये पहला टॉपिक है जीआईबी के जो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का यूनिट 1 का पहला टॉपिक है। और अगले टॉपिक में हम लोग इस इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के जो प्लेयर्स हैं, जैसे बैंक्स हैं, इनके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे और इनके मनी मार्केट के बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे। अब यकीन मानिए इस स्लाइड में जितने भी बुलेट पॉइंट हैं, जितने भी बुलेट पॉइंट है, अगर एक बुलेट पॉइंट को उठा लेंगे तो एक सेशन होगा। तो हम आज पढ़ पाए हैं इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम को। और इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? ये रुपया है ना ओझा जी? ये रुपया को मजबूत बनाना हमारा काम है भैया। ये रुपया कितना मजबूत होगा, ये किस तरह से सांचा खड़ा होगा इसका, और जहां भी खड़ा होगा इसमें इतनी ताकत होगी कि जो है इसको ताकत पैदा करना और इसको
इसके सहारे देश की अर्थव्यवस्था को विकसित श्रेणी में ले जाना, ये फाइनेंशियल सिस्टम का काम है। तो फाइनेंशियल सिस्टम में इसका मतलब भी समझा दिया था कि फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या है, एक जगह जहां पैसा सरप्लस है उसको डेफिशिएट जगह में पहुंचाना। मतलब एक फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर अर्थव्यवस्था में अगर कहीं ज्यादा पैसा है तो उस पैसे को उठाकर ऐसी जगह पहुंचाना जहां पर पैसे की जरूरत है, ये फाइनेंशियल सिस्टम का काम है। A financial system means the structure that is available in economy to mobilize the capital from surplus sector to deficit sector या various needy sector, ये हो गया फाइनेंशियल सिस्टम। अब इस फाइनेंशियल सिस्टम का जो काम है वो रोल प्ले हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज का, लोगों के सेविंग जो किया गया है उस पैसे का ट्रांसफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट या कंजम्पशन में करना, क्योंकि अर्थ चक्र है, ये गोल घूमता जाना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन इज फैसिलिटेटेड बाय द फाइनेंशियल सिस्टम। अगला जो प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये निर्भर करता है इंडिविजुअल नीड्स एंड डिमांड्स बाय द इन्वेस्टर एंड द स्पेंडर। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसकी प्रक्रिया निर्भर करती है, इसकी प्रक्रिया ये किस तरह से जाएगा एक हाथ से दूसरे हाथ, ये निर्भर करता है उस व्यक्ति विशेष की आवश्यकता और उसकी नीड और डिमांड, उसकी मांग पर निर्भर करेगा। इन्वेस्टर बाय द इन्वेस्टर एंड स्पेंडर, कई लोग इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं, कई लोग खर्च करने के लिए आते हैं, दोनों के डिमांड एंड नीड्स के आधार पर डिसाइड होगा। और इस फाइनेंशियल सिस्टम के 3 प्लेयर हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं। पहला सेंट्रल बैंक रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी और इंश्योरेंस एंड पेंशनर रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये बुलडोजर बाबा को याद कर लीजिए, है ना। ये बुलडोजर बाबा क्या करते हैं, सारी जगह पैसा उठा के उसको जरूरतमंद जगह तक समतल बना देते हैं, है ना। यही काम है विकास के लिए आधारभूत स्तंभ खड़ा करना। सेंट्रल बैंक का काम क्या है, रिजर्व बैंक का काम है मॉनेटरी कंट्रोल, मौद्रिक जो है उसको नियंत्रित करना, मुद्रा का नियंत्रण करना, साथ ही साथ सुपरविजन करना, गवर्नमेंट के देनदारी को प्रबंधित करना, गवर्नमेंट का बैंकर बनना और बैंकों के लिए बैंकर बनना, और साथ ही साथ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को रेगुलेट करना। फिर कैपिटल मार्केट जो अथॉरिटी है सेबी, इसका काम क्या है, इक्विटी मार्केट और डेब्ट मार्केट को मैनेज करना और मार्केट सुपरविजन और कंट्रोल करना। फिर आते हैं इंश्योरेंस एंड पेंशनर रेगुलेटर, इनका काम है रूल्स रेगुलेशन बनाना, चाहे कि इंश्योरेंस बिजनेस को सही तरीके से रन किया जाए और उनका सुपरविजन करें, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो या आपका लाइफ इंश्योरेंस हो। और पेंशन फंड के लिए रूल्स बनाना और उसको रेगुलेट करना। और अगला जो है आपका बैंकिंग सुपरविजन, जो सेंट्रल बैंक है सुपरविजन करता है किसको, कॉमर्शियल बैंक को, एनबीएफसी को, प्राइमरी डीलर्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कोऑपरेटिव बैंक्स को और क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम को। और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको सेंट्रल बैंक कहते हैं, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करता है। इसमें सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, ये सब को निर्धारित करता है, जिसके आधार पर भारत में उस पैसे के नियंत्रण को जो है, पैसे की स्थिति को जो है नियंत्रित किया जा सकता है। कैपिटल मार्केट सुपरविजन में देखिए स्टॉक एक्सचेंज, मतलब स्टॉक या शेयर मार्केट से जुड़े हुए सभी चीज को रेगुलेट करना और उनको सुपरविजन करना, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर्स, इक्विटी रेजर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कस्टोडियन, डिपोजिटरी, सारी सभी चीजों को रेगुलेट करना, लिस्टेड कंपनी, और साथ ही साथ इनको सुपरवाइज करना। और फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल मार्केट में, मनी मार्केट, डेट मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो कॉल मनी, नोटिस मनी, ट्रेजरी बिल्स, टर्म मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर्स, कॉमर्शियल बिल। एंड द डेट market will be the government security bonds. Government securities are as per central government and state government, and the bonds in the form of the financial institution bond, public sector unit bonds and corporate security bonds. तो ये आज के सेशंस में हम लोग पहली शुरुआत किए हैं
एक सरल शुरुआत किए हैं, कोई हार्ड भी नहीं। और पहला सेशन है जिसमें हम जानने की कोशिश किए हैं एक मोटा मोटा कि बैंक में जो इंडिया में जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम किस तरह से काम करता है। और इसका एक पार्ट और बचा है। इस पर्टिकुलर यूनिट के 2 पार्ट होंगे और एक पार्ट होगा जिसमें जो बैंक काम करते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में जो बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, है ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव बैंक्स, पेमेंट एंड सेटलमेंट, लेंडर जो रिसोर्ट टू द बैंक, आरबीआई किस तरह से करता है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, गवर्नमेंट के बैंकर के भांति किस तरह से काम करता है, ये सारी चीजें जो है एक सेशन में करेंगे। म्यूचुअल फंड क्या है, डिपोजिटरीज क्या है, ब्रोकर्स किसे कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ये तमाम चीजें जो है अगले सेशंस में करेंगे। फिर एक सेशन इससे जुड़े हुए सवाल क्या क्या आ सकते हैं, 20-25 सवाल करेंगे। तो ये होगा एक एक पार्ट बाय पार्ट आपका जो पूरा बेसिक और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको एग्जाम के दिन कैसा भी सवाल आए, आपका निशाना जबरदस्त होगा। और हमेशा याद रखिए, एक बुरा वक्त एक आपके लिए ऐसी तिजोरी होता है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। तो जब भी बुरा वक्त आता है उसको आप सीखने के लिए इस्तेमाल करिए और आप एक तिजोरी की भांति इस्तेमाल करिए, क्योंकि बुरा वक्त आपके लिए एक ऐसी तिजोरी होती है जहां से सफलता के लिए हथियार मिलते हैं। अगर आपके अभी जीवन में बुरा वक्त आया है, आपके जीवन में अभी बुरा वक्त गुजर रहा है, तो मान के चलिए आगे सफलता आपका इंतजार कर रहा है। जरूरत है कि ऐसे बुरे वक्त में कठोर परिश्रम, सही मार्गदर्शन, सही दिशा में धैर्य के साथ बढ़ते चलिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो जी हाँ, आज का सेशन सर में हम लोग इतना ही। हेलो कोई चीज हेलो पूछना चाहते हैं तो हम बात करेंगे आपसे, और फिर उसके बाद जो है आपसे विदा लेंगे। हाँ बताइए। सर, ये रुपया का को मजबूत कैसे करे सर? कैसे करें, आगे आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। आप बताइए पहले, आपके हिसाब से कैसे किया जा सकता है? कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए। सर अनीश। हाँ अनिश जी, आप बताइए, कोई छोटा मोटा आइडिया बताइए, फिर हमारे पास तो आइडिया है ही है कैसे मजबूत करें। सर अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तब? एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और और देखिए, परचेजिंग परचेज रुपया को मजबूत करने के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे आयाम हैं। बस आप धैर्य रखिए। आने वाले सेशंस में जो है, और जो सेशंस आएंगे जिसमें अभी हम बैंक्स पढ़ेंगे, फिर जो रुपया किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसका वैल्यू किस किस चीज़ों पे बढ़ता है, ये सारी चीज़ें आपके सेशंस में मिलेगा। और रुपया कहाँ कहाँ उसको कंट्रोल किया जाता है, कैसे मजबूत किया जाता है, कौन कौन से सेक्टर हैं जो उसकी मजबूती को निर्भर करते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है अनिल जी, भरोसा रखिए। वैसे 21 पैरामीटर हैं जिसमें से रुपया को मजबूत बनाया जा सकता है। डिटेल वाइज आप पढ़ेंगे इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, और वो मजबूती की ओर ले जाएंगे। कैसे तरह से होता है, इसमें बहुत सारी पॉलिसीज निर्भर करती है। देश की पॉलिसी क्या है, देश की व्यवस्था क्या है, देश के सिस्टम क्या है, और जो आपके विदेश नीति क्या है, और बहुत सारी चीज़ें आपकी पॉलिसीज क्या हैं उसके ऊपर भी निर्भर करती हैं। तो वो हम उस पर डिस्कस करेंगे अलग से, क्योंकि उसके लिए एक टॉपिक हम आपके लिए ले लेंगे कि रुपया को कैसे मजबूत बनाया जाए। और एक सेशन हम करेंगे 30 से 40 मिनट का, रुपया पर ही बात करेंगे, है ना। रुपया अच्छा लगता है ना राज जी? बिल्कुल सर, कितना बिल्कुल। अच्छा लगता है रुपया, है हमारे सर अभी पर्स के ऊपर पेट्रोल रहता है। भरवाने में बहुत दिक्कत हो रहा है सर। हाँ, उस पर भी बात करेंगे। और मैं कुछ एक्सपर्ट्स भी लाऊंगा उस सेशन में, जिस पे हम लोग और भी पूछेंगे। वैसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि रुपया कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, फिर पेट्रोल पर भी सवाल करिएगा, फिर भाजपा वालों को भी बुला लेंगे है ना, जवाब देने के लिए अलग अलग से। चलिए, तो और कुछ पूछना है? आज का सेशन कैसा लगा राज ओझा जी? आपका माइक्रोफोन ऑफ है। बट बढ़िया सर, स्टार्ट है बहुत बढ़िया है सर, बिल्कुल शुरुआत है से। ना, शुरुआत से होगा। ओझा जी बहुत खोए है। ओझा जी एकदम एकदम शाही है हाँ। और एकदम बिल्कुल सरल तरीके हेडफोन से लगा पढ़ेंगे, के। और बिना स्ट्रेस के पढ़ेंगे, हंसते हंसते थोड़ा इजी तरीके से पढ़ेंगे। और
यकीन मानिए जब आप स्टेप बाय स्टेप अलग और चीज़ों पे जाएंगे, अभी आपको लग रहा होगा कि अभी तो सिंपल सिंपल हो गया, अभी उसके एक एक जो बुलेट पॉइंट है उसके एक एक टॉपिक है। सीआरआर है, सीआरआर पे एक लेक्चर होगा। एसएलआर है, एसएलआर पे एक लेक्चर होगा। रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे एक लेक्चर होगा। रिजर्व बैंक की स्थापना कैसे हुई, रिजर्व बैंक एक्ट कब बना था, उस रिजर्व बैंक एक्ट में क्या क्या चीजें हैं। फिर बैंकिंग रेगुलेशन है, रिजर्व बैंक कैसे रेगुलेट करता है बैंकों को, कैसे रेगुलेट करता है, तो इस पर भी सेशंस करेंगे। बड़ा मजा आएगा, आपको बड़ा सीखने में मजा आएगा, बस आप में एक सर ललक होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक किस किस चीज पे होगा सर? नेक्स्ट इसी का पार्ट होगा, पार्ट 2। इसके बाद को जो पार्ट है, जैसे कि मैं बताया कि कॉमर्शियल बैंक क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, पेमेंट बैंक्स क्या है, रीजनल रूरल बैंक्स क्या है, लोकल एरिया बैंक्स क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी क्या है, प्राइमरी डीलर्स क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं, कोऑपरेटिव बैंक क्या है, ये तमाम चीज़ें, पेमेंट एंड सेटलमेंट किसे कहते हैं, ये सारी पढ़ेंगे। और हमारे एक साथी कहते हैं हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का प्रमोशन क्लास है, वो भी चलेगा, है ना, वो भी चलेगा, ऑल्टरनेट डेज पे चलेगा। अभी एक जेआईबी की क्लास होगी तो एक प्रमोशन की क्लास होगी, एक जेआईबी की क्लास होगी तो एक प्रमोशन की क्लास होगी। कैसा रहेगा जय साहब, बढ़िया रहेगा? हमारे हमारे पूरे सेशंस के मॉनिटर इधर बैठे हैं, है ना, इधर मालिक बैठे हैं, वो बिल्कुल, है ना, अपन तो ड्राइवर आदमी, इधर अपन गाड़ी चला रहे हैं ना, मालिक पीछे बैठे हैं। सब उनको अच्छा बोलना है तो मुझे बोलना है, शिकायत करना है तो इनके पास करना, इनका नंबर दूंगा अगले सेशन में, ठीक है। तो हमारे झा जी आशा करते हैं कि अगले सेशंस में इससे 2 गुना साथी जुड़ के आएंगे। ये सेशंस का लिंक मैं आप लोगों को अभी दूंगा, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने दोस्तों को जो है ये सेशन साझा कर दें और उनको आमंत्रित करें एक प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए, ताकि जो है और मजा आएगा, और सारे लोग को जो है अच्छा ज्ञान मिल पाएगा, सरल तरीके से मिल पाएगा। तो इसी के साथ आपके अच्छे कार्य निष्पादन, सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच। गुड नाइट।